और नीतीश ने अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया और अब वो तेजस्वी के साथ बिहार में महागठबंधन पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ये महागठबंधन पार्ट 2 बनने जा रहा है। देखिए, दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ईद पर मिलन, मुहर्रम पर महागठबंधन। ईद पर मिलन हुआ था और मुहर्रम पर महागठबंधन हो गया। जब ईद के दिन नीतीश अचानक लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे, तेजस्वी यादव से गले मिले, ये तस्वीरें याद करिए, ईद के दिन आई थी। ईद पर मिलन हुआ और मुहर्रम पर महागठबंधन हो गया। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन ये ईद पर मिलन हुआ था और आज मुहर्रम में, मुहर्रम पर महागठबंधन। देखिए, बीजेपी को 440 वोट का झटका दे दिया आज और आरजेडी के साथ लौट आए हैं। ईद से मुहर्रम तक होने वाले इस बदलाव का अंदाजा लालू परिवार को काफी पहले था। याद करिए, उस वक्त ही जनवरी में तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी। स्क्रिप्ट तभी से लिखी जा रही थी क्योंकि उनकी नीतीश से गुप्त वार्ता हुई है। तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया था और तेज प्रताप यादव ने यह दावा इफ्तार पार्टी के बाद किया था। ईद पर मिलन हुआ, मुहर्रम पर यह महागठबंधन हो गया है, महागठबंधन पार्ट 2। और इस दावे से पहले तेजस्वी लगातार नीतीश को पलटू चाचा कहा करते थे। पलटू चाचा, हम आज इसलिए पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को पलटू चाचा कबूल है। नीतीश पर आरोप लगाया करते थे कि शराबबंदी के नाम पर पलटू चाचा अपनी पॉकेट भर रहे हैं। ये सब कुछ आरोप थे, बहुत तल्ख। अब तेजस्वी नीतीश के लिए क्या क्या कहा करते थे, उसका एक छोटा सा रिकैप आपके लिए तैयार किया, एक बार देखिए आप। आपको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर। तरस आता है, तरस इस बात का आता है कि बेचारे चाचा का हाथ पहियों ने क्या हाल बना रखा है। पलटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बढ़ता झूठा पार्टी। आज सृजन डर से, सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी ने पलटी मारने का काम किया और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। जब हमारे पिताजी ने भाजपा से आरएसएस से समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून भी मेरे अंदर है। जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। मेरा भाई समान वक्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। देखिए, सिर्फ तेजस्वी आरजेडी ही नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। वो तस्वीर अगर हम दिखा दें, देखिए आप इस ट्वीट को एक बार फुल स्क्रीन पर, ये ट्वीट दिखा दीजिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे, क्या उन्होंने लिखा था, नीतीश सांप है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है किसी को शक। ये लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था नीतीश कुमार के लिए। अब फिर से लालटेन युग में बिहार, फिर से महागठबंधन पार्ट 2, और ऐसी बात शायद उनके समर्थकों को भी ने, अब ये यादें होती हैं इसलिए बताना जरूरी होता है। देखिए, अब इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तस्वीर आपको याद है। एक ये सच ये भी है कि 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। तीसरे नंबर की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। बावजूद इसके एनडीए में जब सरकार बनी तो बीजेपी ने तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। खुद बीजेपी की जो सीटें थी वो उसके मुकाबले 74 सीटें, बीजेपी के पास 74 सीटें थी 67% वोट के साथ, और जेडीयू के पास थी 45 सीटें 39% वोट के साथ। तो 74 सीट वाली पार्टी ने 45 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 45, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने बनाया। कहा यह तक जाता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने जमकर ब्रांड मोदी का फायदा उठाया और डबल इंजन के नाम पर वोट हासिल किए। बीजेपी के नाम पर ब्रांड मोदी का फायदा उठाया, ब्रांड मोदी के नाम पर वोट हासिल किए, फिर मोदी सरकार, फिर सरकार बनते ही मोदी को धन्यवाद भी किया था। ये ट्वीट भी एक बार दिखा दीजिए, याददाश्त जो है ताजा होनी चाहिए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये ट्वीट, ये तब का ट्वीट है जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा था, क्योंकि वो भी जानते थे कि ब्रांड मोदी की वजह से उन्होंने जीत हासिल करी है। भाई 2020 के विधानसभा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी फैक्टर था, इतना बड़ा मोदी फैक्टर था और उसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल करी। उसके बावजूद उनके 45 आगे, वरना वो अकेले लड़ते तो क्या हाल होता। उन्होंने किया कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया
शब्दों को सुनिएगा। एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। 20 महीने में ही पलटी मार ली, ये ट्वीट नीतीश कुमार का। 20 महीने में पलटी मार ली और अब फिर से 2022 में एक बार फिर लालटेन युग आने वाला है। सवाल ये है, कुछ सवाल हैं आज हम जो उठाने जा रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। फिर हम डिबेट शुरू करेंगे कि पहला सवाल है कि तेजस्वी को उनके पलटू चाचा कबूल है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नीतीश बीजेपी गठबंधन टूटना क्या वाकई जनादेश का अपमान है? सवाल नंबर 3, क्या गारंटी कि नीतीश फिर से पलट नहीं जाएंगे? सवाल नंबर 4, बिहार में महागठबंधन पार्ट 2 की उम्र अब कितनी है? सवाल नंबर 5, 2024 में विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे? सवाल नंबर 6, बार बार पलटने वाले नीतीश क्या पीएम मटेरियल हैं? और नीतीश का नेतृत्व राहुल ममता को कबूल होगा क्या? ये बड़ा सवाल। और मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी से क्या ये ब्रेकअप किया गया है? तेजस्वी को उनके पलटू चाचा क्या कबूल हैं? ये तमाम सवाल इसी पर डिबेट करेंगे। क्या बिहार में फिर से लालटेन युग की वापसी हो गई है? यही अभी रविशंकर प्रसाद की तरफ से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह आरोप लगाया गया कि जेडीयू उसी खौफ वाले माहौल में बिहार को झोंकने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालटेन युग खौफ वाला जो मामला था, जो दौर था, उसमें वापसी की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है स्टूडियो में। मेरे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान। अवधेश कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो में मेरे साथ है। मेरे साथ नीरज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पैनल एक बार दिखा दीजिए भाई ताकि सबको इंट्रोड्यूस किया जा सके। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। बाहर से मेरे साथ राकेश भट्ट हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आपसे शुरू करना है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। जी अभिषेक जी, बीजेपी ने आपको कमजोर किया? देखिए, ये बात तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि हमारी पार्टी के खिलाफ 2020 के विधानसभा के चुनाव में षड्यंत्र हुआ। चिराग मॉडल की स्थापना की गई ताकि हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार दिए जा सके। उन उम्मीदवारों के सामने ऐसे उम्मीदवारों को लाया गया जो विभिन्न पार्टियों से आयातित थे। वोट कटवा की भूमिका निभाई गई और उसके बाद आपके सामने नतीजे आए कि हमारे बहुत सारे उम्मीदवार उस चुनाव में हार गए। और यह जो तीसरे नंबर की पार्टी लोग हमेशा संबोधित करते हैं, अगर आप इसकी तह तक जाएं या एनालिसिस करें तो आप समझ पाएंगे कि चूंकि एक नेगेटिव पॉलिटिक्स हुई थी एलजेपी की तरफ से, चिराग पासवान जी की तरफ से। भाई बीजेपी ने कैसे कमजोर किया ये समझा दीजिए अगर आप। बीजेपी ने कैसे कमजोर किया अभिषेक भाई? आपने सुना होगा, अमन जी आपने सुना होगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब राजभवन से बाहर निकले उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में और बाकी सारी दिक्कतें जो भी बातें हुई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिलसिलेवार तरीके से नहीं, आप लोगों के साथ में मुखातिब होकर सारी बातों को रखेंगे। नहीं अभिषेक जी, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अगर बता पाए, आपने भी महसूस किया होगा 20 महीने में, क्योंकि रविशंकर प्रसाद करें बीजेपी ने नहीं, बिहार की जनता ने आप लोगों को कमजोर किया। इसमें बीजेपी की क्या गलती? आप लोग जो हैं, आप जो जेडीयू है 115 पर लड़ी थी, 45 सीटें जीती थी, 39% 115 पर लड़े थे आप लोग, 45 जीते थे 2020 में। तो बीजेपी ने कमजोर किया या जनता ने कमजोर किया? अभिषेक जी, षड्यंत्र ने कमजोर किया, चिराग मॉडल ने कमजोर किया, वोट कटवा की भूमिका जो उन्होंने निभाई, हमारे उम्मीदवार हारे, उसने कमजोर किया। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमारे नेता या हमारी पार्टी की लोकप्रियता कम है, लेकिन तो जो तभी क्यों नहीं छोड़ दिया? देखिए, समय लगता है ना, चीजों को एनालाइज करने में समय लगता है। एक बार फिर से दूसरा चिराग मॉडल स्थापित करने की कोशिश हमारे पार्टी के अंदर हो रही थी। हमारे ही पार्टी के नेता सीपी सिंह, उनका जो तन है वो पार्टी में था लेकिन मन कहीं और। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ समय पहले ही, आप लोगों ने भी कवर किया था। जी, आने वाले समय में सारे जो राज हैं उन पर से पर्दा उठेगा। एक से एक जो भी तथ्य है सबूतों के साथ वो आप लोगों के सामने आएंगे। वो आज ही मैं मीडिया के माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा शायद, लेकिन आने वाले समय में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर एक चीज से पर्दा उठाएंगे, हर एक तथ्य आपके सामने आएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है, पूरे देश के पटल पर ऐसा क्या है कि कोई भी घटक उनके साथ रहने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि उनके साथ विश्वासघात होता है? और उठाकर देख लें, जो भी इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का अपने घटक दलों के साथ समन्वय स्थापित करने का, उस इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि चीजें बहुत बेहतर नहीं रही। तो हमारे साथ विश्वासघात होता है, अपमानित किया जाता है गठबंधन के अंदर, या बहुत तरह की बातें की जाती हैं। मुझे अच्छी लगती, आप ही दो दो बार उनके साथ रहे।
आप ही ने 2 बार उनके साथ गठबंधन किया, नंबर 1। आप जब किसी के साथ रहते हैं तभी आप उसके गुण और दोष के बारे में समझ सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा वापसी नहीं होगी, क्योंकि मैं असल में इसलिए सवाल पूछने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं कि ये महागठबंधन कितने टाइम तक है अब?